हे गाइस, आज हम लोग देखेंगे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये आपके सेक्शन 68 से लेके 72 तक डिफाइंड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स अब क्या होते हैं? द कॉन्ट्रैक्ट्स विच रिक्वायर दैट अ सर्टन पर्सन कन्फर्म टू एन ऑब्लिगेशन। मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्सन को कोई ऑब्लिगेशन पूरा करना होता है, जो कि ऑल्दो ही नेवर ब्रोक एनी कॉन्ट्रैक्ट नॉर कमिटेड एनी टॉट। मतलब कि उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट भी ब्रेक नहीं किया होता या कोई गलती भी नहीं की होती, फिर भी उसे वो ऑब्लिगेशन को पूरा करना होता है। वो ऑब्लिगेशंस जो किसी कॉन्ट्रैक्ट से एज सच आ नहीं रही, उसको हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी अग्रीमेंट नहीं होता, ये एक ऑब्लिगेशन अराइज होती है। मतलब हमें लगता है कि ये हमारी ड्यूटी है, हम एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गए हैं। जैसे कि मान लो ए और बी ने मिलकर सी को पैसे देने थे 1000 रुपया, ठीक है। अब ए ने जाके 1000 रुपये सी को दे दिए ए और बी की तरफ से। अब बी को पता नहीं था कि ए ने पेमेंट कर दिया, तो बी ने भी जाकर 1000 रुपया दे दिया सी को कि यार ये आपका 1000 रुपया पेंडिंग था, आप ले लो। अब सी के पास 1000 रुपया ही आना चाहिए था, लेकिन कितने आ गए? 2000 रुपये। अब इसके पास एक ऑब्लिगेशन हो गई कि ये जो एक्स्ट्रा 1000 रुपीज़ है ये मुझे लौटाना है। तो ये जो ऑब्लिगेशन है इस 1000 रुपये को वापस करने की, इसको हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है आपके बेसिकली बेस्ड है अनजस्ट एनरिचमेंट पे, कि जिसमें एक बंदा एनरिच करता है अपने आप को एट द कॉस्ट ऑफ द अनदर, किसी और के ऊपर। अब जैसे कि एसेंशियल्स क्या है कि डिफेंडेंट जिसके पास मतलब कोई वो गुड्स रह गया या पैसे रह गए या कोई भी तरह का उसने फ़ायदा मिल गया, वो एनरिच हुआ है। किसका नुकसान हुआ है? प्लेंटिफ का, उसके एक्सपेंस पे हुआ है। रिटेंशन गलत था, मतलब उसका कोई हक नहीं था उस प्रॉपर्टी पे या किसी भी चीज़ पे जो उसके पास रह गई थी। तो अगर ये सर्कमस्टांसेस आपके पूरे होते हैं तो उन केसेस में हम कहेंगे कि एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बना था और जो पर्सन की ऑब्लिगेशन थी वो उसे पूरी करनी पड़ेगी। अब हम डायरेक्ट बेयर एक्ट से देखेंगे आपके क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये आपके चैप्टर 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है, ऑफ सर्टन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब वो वैसे कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जैसे रिजेंबल कर रहा होता है, ठीक है। अब ये सेक्शन 68 हमने माइनर वाले में भी देखा था। बेसिकली क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज ओन अकाउंट। जब किसी पर्सन को लाइफ के लिए जो ज़रूरी सामान होता है अगर हम उसे देते हैं वो, ठीक है, द पर्सन हु हैज़ फर्निश्ड सच सामान, ठीक है, सच सप्लाइज इज़ एंटाइटल टू बी रीएम्बर्स्ड। उस पर्सन ने जिसने वो नेसेसरीज लाइफ के लिए ज़रूरी है अगर वो उसने सप्लाई करा है, तो उन केसेस में जिसने सप्लाई किया उसको उसका पैसा रीएम्बर्स करना ज़रूरी हो जाता है। कहाँ से? फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच पर्सन इनकैपेबल। अब इनकैपेबल पर्सन कौन सा है? कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में इनकैपेबल होता है आने के लिए, उसे हम यहाँ पे इनकैपेबल कहते हैं। अब आप इलस्ट्रेशन देखिए जो कि बहुत बेहतर आपको समझ में आ जाएगा कि ए ने बी को सप्लाई किया नेसेसरीज जो कि उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी थी, लेकिन बी क्या है? एक ल्यूनेटिक था। तो इस केस में ए इंटाइटल हो जाएगा रीएम्बर्समेंट के लिए बी की प्रॉपर्टी से। अगर मान लो उसने ए ने 1000 रुपये का सामान दिया है बी को और बी ल्यूनेटिक है, तो उन केसेस में बी की जो प्रॉपर्टी होगा उसमें को बेच के या कहीं से उसका कोई रेंट आ रहा है उसमें से ए को हमको रीएम्बर्स करना होगा, वो पैसा हमें लौटाना होगा, ठीक है। अब सेक्शन 69 है रीएम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज़ इंटरेस्टेड। इसमें सबसे हाईलाइटेड वर्ड कीवर्ड क्या हो गया? इंटरेस्टेड। मतलब किसी और का पैसा किसी ने पैसा देना था और किसी और ने पैसा दे दिया, और जिसने पैसा दिया वो पर्सन इंटरेस्टेड था। जैसे कि अ पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज़ बाउंड टू पे बाय लॉ। मतलब किसी और ने देना था, बाउंड बाय लॉ था, पैसे पे किसी और ने करने थे, एंड जो पे कर देता है वो एंटाइटल हो जाता है रीएम्बर्समेंट के लिए। अब ना ये एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ए एक ज़मींदार है, उसने अपनी प्रॉपर्टी बंगाल में जो उसकी प्रॉपर्टी थी बी को लीज पर दी हुई है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो ए था उसने अपनी प्रॉपर्टी का रेवेन्यू नहीं भरा। अब जो गवर्नमेंट थी उसको लगा कि भाई अब अगर ये पैसा नहीं दे रहा तो हम इसे बेच देते हैं। एडवर्टाइज़ कर दिया गवर्नमेंट ने कि भाई अब इस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं।
अब अगर मान लो गवर्नमेंट ए की प्रॉपर्टी को बेच देते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, जो ए और बी की लीज थी वो भी कैंसिल हो जाएगी। तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में बी क्या करता है, बी टू प्रिवेंट द सेल एंड कंसिक्वेंट अनलमेंट ऑफ हिज ओन लीज, सेल को बचाने के लिए और अनलमेंट ऑफ लीज को बचाने के लिए गवर्नमेंट को पैसा दे देता है, वो जो रिवेन्यू था। तो इसमें क्या हुआ, ए जो है, अब ए की बिहाफ पे बी ने पैसा दिया ना, तो ए इज़ बाउंड टू मेक गुड टू बी द अमाउंट सो पेड। अब ए को उसका पैसा देना होगा वापस जो बी ने गवर्नमेंट को दिया। अब एक चीज़ देखिए कि ना ये बेसिकली कैसे कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, मतलब एक बंदा जैसे इसमें इंटरेस्टेड था, अपना वो लीज़ को बचाने के लिए उसने गवर्नमेंट को पैसा दे दिया, तो एक तरह से ऑब्लिगेशन ही आ जाती है ना, यार मेरा पैसा दिया है इसने मेरे बिहाफ पे, तो अब मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसको वो पैसा वापस दूँ। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट्स। अब ये नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट्स कौन से होते हैं, जो हम किसी दया भावना के बिना या प्यार के बिना एक्ट्स करते हैं ना, मतलब वो हम एक्ट ऐसा करते हैं कि हम सोचते हैं कि वो हमें इसके बदले में कुछ देगा, ऐसे जो एक्ट्स होते हैं। जैसे कि वेयर अ पर्सन लॉफुली कोई डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन, किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के लिए कुछ किया और उसको कुछ डिलीवर किया, और कोई उसकी इंटेंशन नहीं थी कि बस मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेटिट्यूअसली। तो सच, और दूसरा जिसको दिया, मतलब ए ने अगर बी को कुछ दिया तो बी को ने उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट भी उठा लिया। तो जो लेटर मतलब जो बाद वाला पार्टी होता है, उसको जिससे उसने वो सामान लिया है उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। जैसे कि इलस्ट्रेशन देखिए, ए एक ट्रेड्समैन है और उसने बी के घर पर ना अपना कुछ सामान छोड़ दिया बाय मिस्टेक, गलती से। बी ने क्या किया, उस सामान को अपने आप यूज़ कर लिया, मतलब मज़े कर रहा है, अपने बेनिफिट हो गया उसको, ठीक है। तो उन केस में बी को ए को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटिट्यूअसली नहीं था, वो उसके घर पे सामान नहीं लेके आया था कि ये लीजिए मिठाई लेके आए हैं, हम आपके घर पे आए हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो उन केसेस में ऑब्लिगेशन आ जाता है कि वो पैसा या उस सामान को जिसको हमने कंज्यूम कर लिया उसको पैसा देना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स मतलब अगर कभी भी हमें कोई सामान कहीं गिरा पड़ा मिल जाता है तो उसको फाइंडर ऑफ गुड्स, अगर हम उसे उठा लेते हैं तो फाइंडर ऑफ गुड्स हो जाता है, जिसको वो सामान मिलता है। अ पर्सन हु फाइंड गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, तो सड़क पे मिला है तो वो किसी और का ही है और उसने अपनी कस्टडी में ले लिया, तो इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बेली। तो एज बेली जो भी उसकी ड्यूटीज़ हैं वो आ जाती हैं, और हमने एक बेलमेट का दूसरा वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आपको बेली का क्या क्या रोल है, ड्यूटीज़ हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बेली को उस सामान को उसी तरह रखना है कि जिस तरह से वो उसका खुद का सामान होता है, ठीक है। उसको रिन्यूमरेशन या उसको संभालने में जो उसका खर्चा होगा वो भी उसे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये आपका लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज़ पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और कोएर्शन। मतलब अगर किसी ने पैसा दिया है मिस्टेक से या कोएर्शन से, उन केस में भी मस्ट रीपे और रिटर्न इट, ठीक है। अब ये आप एग्जाम्पल देखिए आगे। ए और बी जॉइंटली ओ करते थे सी को 100 रुपये, जो अभी हमने पहले देखा था। ए ने जाकर सी को 100 रुपया दे दिया, बी को पता नहीं था इस बारे में, तो बी ने भी जाकर 100 रुपया दे दिया सी को। तो अब जो सी था वो जो एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ था बाउंड हो जाता है उसको रिटर्न करने के लिए, ठीक है। तो आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। बेसिकली आपके क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो सिर्फ एक ऑब्लिगेशन ही होता है, कोई ऐसे फॉर्मली हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते हैं। थैंक यू गाइज। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कॉल, कमेंट या मेल कर सकते हैं। थैंक यू।